एक स्काई स्क्रेपर जो बादलों को चीरते हुए खड़ा था और चांदनी में चमक रहा था। उसके ऊपर एक हेरोइन उड़ रही थी। उसकी आवाज गहरी थी। वो बोल रही थी कि उनका कभी ना खत्म होने वाला फाइट अब एंड होने वाला है। नीचे एक आदमी टॉप हैट पहने खड़ा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी। क्लैप करते हुए उसने ऐसे शब्द बोले जो आधे तारीफ जैसे थे और आधे इंसल्ट जैसे। स्टारडस्ट को गुस्सा आ गया, लेकिन वो आदमी कामली बोलता है कि उनकी राइवलरी अब खत्म हो गई है, क्योंकि उसके लिए स्टारडस्ट अब इजी और गेस करने लायक बन गई थी। स्टारडस्ट शॉक में रुक गई, वो स्पीचलेस और कंफ्यूज थी। फिर उस लड़के के पैर के पास पर्पल लाइट घूमने लगी। उसने कहा कि ये उनकी लास्ट मीटिंग है, और अगले ही सेकंड उसका बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर हवा में डिजिटल पार्टिकल्स की तरह गायब होने लगा। स्टारडस्ट ने पैरों के पास ब्लास्ट किया और हवा में उछल गई। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ अलग दिख रही थी। उस लड़के ने भी नोटिस किया और वो डिसअपियर हो गया। फिर स्टोरी रिवाइंड होती है कुछ साल पहले। एक लड़का स्काईस्क्रेपर की एज पर क्लोक पहने बैठा था और सोल सिटी को देख रहा था। ये था किम डैन, 22 साल का। उसने चुपचाप एक्सेप्ट किया कि वो एक अजीब न्यू वर्ल्ड में आ चुका है। नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक बी रैंक विलन दो सी रैंक हीरोज को मार रहा था। मास्क हाथ में पकड़े डायन को सच समझ आया। वो अपने फेवरेट कॉमिक स्टारडस्ट के अंदर जन्म ले चुका है, और इस दुनिया में हीरोज और विलन्स का फाइट नॉर्मल था। डायन ने डिसाइड किया कि वो विलन बनेगा, लेकिन एक हिडन प्लान के साथ। पर्पल लाइट से वो रूफटॉप्स पर टेलीपोर्ट करने लगा। उसकी सीक्रेट पार्टनर हान सेओ ने पूछा कि वो इतनी सडन मूव्स क्यों कर रहा है, लेकिन उसने कैजुअल टोन में कहा कि टेंशन मत ले। डायन को स्टोरी का फ्यूचर पता था। उसका प्लान सिंपल था, डेंजरस विलन्स को पहले ही खत्म करना और स्टारडस्ट को उसके दुख भरे फ्यूचर से बचाना। उसका पहला टारगेट एक ए रैंक विलन राइनो था। वो एक सेकंड में पिस्टल अपने पास लाया और माइंड पावर से सीधा टेलीपोर्ट करके उसका काम तमाम कर दिया। उसने राइनो के प्लान के पेपर्स देखे। फ्यूचर में वो एस रैंक विलन बनने वाला था। मतलब अब डैन ने फ्यूचर बदल दिया। हान सियो ने वार्न किया कि पुलिस आ रही है, और कैजुअली उसे याद दिलाया, आइसक्रीम मत भूलना। डैन ने जाने से पहले एक क्रिप्टिक मैसेज लिख दिया, क्रिम्सन एविडेंस। पुलिस ने राइनो का एंड देखा और रूमर्स फैल गए। एक सीरियल विलन हंटर एक्टिव है। स्टारडस्ट ने अपने फिस्ट्स टाइट करते हुए कहा कि वो उस मिस्टीरियस कल्प्रिट को पकड़ कर रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पब्लिक उसे विलन नहीं, हीरो समझने लगी। देन कंप्यूटर पकड़कर पैनिक में चिल्लाया कि यह बुरा हुआ, सब बर्बाद हो गया। तभी हान सेओ रूम में आई। चिल मोड में आइसक्रीम खाते हुए कहा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डाइन ने कहा, वो सच में मुझे विलन्स मारने के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। इस रेट पर मेरी रेपुटेशन तो और ही बढ़ती ही जाएगी। फिर डेन ने डिसाइड किया, अब वो असली विलन इमेज प्रूव करेगा। उसने स्टेज सेट किया, दो बड़े टावर्स जिनमें सिविलियंस थे। उसने लाइव ब्रॉडकास्ट हाईजैक किया और अपना मास्क्ड फेस पूरे सिटी के स्क्रीन्स पर दिखाया। उसने बताया, मैं वो विलन हूं जिसे लोग ईगोइस्टिक के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, तो तुम जरूर जानना चाहते हो कि असल में ईगोइस्टिक कौन है? जो राइनो को हाल ही में एलिमिनेट किया और उससे पहले एंजोडियाक को, वो मैं ही था। वैसे अब इन छोटी छोटी स्टोरीज को छोड़ देते हैं। क्या तुमने वहां देखा? लोग टीवी देख रहे थे। डाइन ने अपना हाथ एक बिल्डिंग की तरफ करते हुए कहा, मैंने वहां दोनों प्लेस पर बॉम्ब्स लगा दिए हैं। सब पैनिक में आ गए, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। डोर्स ओपन नहीं हो रहे थे। वो बंदा जो टीवी देख रहा था वो हैरान हो गया। आगे डेन ने कहा, तो फिर क्या हम अब गेम शुरू करें? अगर एक विलन है तो जाहिर है एक हीरो भी होगा, है ना? लगता है सियोल का रैंक हीरो मुझे रोकने के लिए नहीं आएगा। स्टारडस्ट को बुलाओ। तभी स्टारडस्ट ब्लाजिंग एंट्री मारकर आई। लैंड करते ही ग्राउंड क्रैक हो गया और उसका ऑरा चमक उठा। डाइन एक सेकंड के लिए अपना विलन रोल भूल गया, अपनी आइडल को सामने देखकर ब्लश कर गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ खड़ा हो गया। स्टोरी फिर रिवाइंड होती है। एक 15 साल का किम डाइन टीवी पर गूफी सुपर हीरो शो देख रहा था और एक सिली विलन पर हंसी उड़ा रहा था। आयरनी ये थी कि फ्यूचर में वो खुद वैसा ही ओवर द टॉप विलन बन गया। वापस प्रेजेंट में स्टारडस्ट ने डिमांड किया कि हॉस्टेजेस रिलीज करो। दैन अग्री कर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मजा तभी आएगा जब टेंशन भी हो। हर बिल्डिंग के एलिवेटर का कंट्रोल मेरे पास है। अभी एक बटन लाइट हुआ है जो नीचे उतरने के लिए है। जब तुम लोग वो बटन दबाओगे, दूसरी बिल्डिंग में रखी बॉम्ब फट जाएगी। समझ गए? मतलब एक बिल्डिंग सेफ रहेगी और दूसरी गिर जाएगी। अब टाइमर चल गया है। सिर्फ 30 मिनट हैं बॉम्ब को रोकने के लिए। उससे पहले जल्दी करो, बटन दबाओ और नीचे उतरो। ये गेम इसी बात पर है।
तुम्हारे डिसीजंस और एक्शन से लोगों की जिंदगी बचेगी या खत्म होगी। वैसे भी आगे के लोग सब अजनबी हैं, है ना? आज हम देखेंगे इंसान की सबसे बड़ी सेल्फिशनेस। ये है ईगोइस्टिक का गेम। सिविलियंस पैनिक में आ गए, कुछ चिल्लाए, कुछ चुप हो गए। स्टारडस्ट ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इगोइस्टिक ने कामली बोला कि ये तुम्हारे आइडियल्स का टेस्ट है। उसने बोला, अगर तुम लोगों को इंस्पायर कर पाई और वो 30 मिनट तक होप नहीं छोड़ते तो बॉम्ब्स बंद हो जाएंगे। ड्रोन्स और कैमरास चल पड़े। स्टारडस्ट का चेहरा हर स्क्रीन पर दिखने लगा। स्टारडस्ट ने उन्हें इंस्पायर किया, डरो मत, हिम्मत रखो, तुम स्ट्रांग हो। धीरे धीरे लोग शांत हो गए। दाइन स्माइल कर रहा था। सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन अचानक टाइमर ग्लिच हो गया और 5 सेकंड पर आ गिरा। सब लोग डेथ के लिए रेडी हो गए, लेकिन 0 आते ही ड्रोन्स बंद हो गए। हार्मलेस। किसी ने भी दूसरे को सैक्रिफाइस नहीं किया। स्टारडस्ट ने अनाउंस किया, यह ह्यूमैनिटी की असली स्ट्रेंथ है। दाइन शॉक हो गया, फिर हंसते हुए बोला, यह मजेदार था, लेकिन अगला गेम बिल्कुल मैं ही जीतने वाला हूं। तभी स्टारडस्ट उस पर अटैक करने के लिए दौड़ी, लेकिन पंच लगने से पहले ही वो गायब हो गया। शहर ने स्टारडस्ट को हीरो माना और डैन एक अकेली जगह गिर गया, थका हुआ, ब्रोकन, लेकिन अभी भी अपना विलन रोल प्ले करते हुए। डायन का ड्रामेटिक टेलीपोर्ट एक धड़ाम के साथ खत्म हुआ। उसका बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस वो टेलीपोर्ट करता था उतना ही उसके बॉडी पे असर पड़ता था। अब उसका कूल विलन स्टाइल टूट गया था और बस आहें निकल रही थीं। हन सेओ ने उसे फ्लोर पे पड़ा हुआ देखा और अनइम्प्रेस्ड फेस बनाया। उसने उसकी हैट चॉइस को इंसल्ट किया और बोला कि उसका विलन आइडेंटिटी बहुत लेम लग रहा है। दैन वीक वॉइस में पानी मांग रहा था। हान सियो ने सिंपैथी नहीं दिखाई, सीधे बोली, खुद ले आ। स्टारडस्ट जो गुस्से में थी, उसने कहा, लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करना, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे दोबारा उसने हेल्प मांगी तो हान सेओ ने उसे बॉटल से पानी पिलाया। दाइन फ्लोर पर हांफते खांसते हुए पड़ा रहा। दूसरी तरफ पूरा नेशन सेलिब्रेट कर रहा था। न्यूज आउटलेट्स ने स्टारडस्ट की परफेक्ट रेस्क्यू की तारीफ की। कोई मौत नहीं हुई और मिशन पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन पर्दे के पीछे कोरियन हीरो एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनके हेडक्वार्टर्स में हर स्क्रीन पर एक ही नाम चल रहा था, ईगोइस्टिक। प्रेसिडेंट पार्क जनहो खुद ब्रीफिंग लीड कर रहे थे। उन्होंने हिस्ट्री लेक्चर स्किप कर दिया और फ्रेश अपडेट्स मांगी। रिपोर्ट्स क्लियर थीं, बॉम्ब्स कस्टम बिल्ड थे, इतने पावरफुल कि ऑब्जर्वेटरी उड़ा देते। ब्रॉडकास्ट को हाईजैक करना एक्सपर्ट हैकर के बिना पॉसिबल नहीं था। मतलब ईगोइस्टिक अलोन वर्क नहीं कर रहा था। फिर सबसे डराने वाली बात सामने आई, उसकी स्टारडस्ट के लिए दीवानगी। सबूत साफ था, उसने बार बार स्टारडस्ट का नाम लिया, मैसेजेस छोड़े और लाइव ब्रॉडकास्ट में उसी पर फोकस करता रहा। हर निशानी यही दिखा रही थी कि ईगोइस्टिक स्टारडस्ट की खतरनाक ऑब्सेशन में फंसा हुआ एक विलन है। प्रेसिडेंट ने सीधे स्टारडस्ट की तरफ देखा और उसकी राय पूछी। स्टारडस्ट कुछ देर चुप रही, फिर अपना दस्ताना पहना हाथ टेबल पर रखकर सोचने लगी। कुछ पल बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, ईगोइस्ट कोई शोमैन नहीं है, वो चालाक है, जुनूनी है और बिना शक एक विलन है। 2 दिन बाद भी किम डइन टेलीपोर्ट का प्राइस चुका रहा था। अपने बेड पर पड़ा हुआ था, जैसे लाइफ से ही फाइट हार गया हो। जब फाइनली उठने की स्ट्रेंथ आई तो सीधे फ्रिज की तरफ गया और बॉटल से डायरेक्टली पानी गटकने लगा। तभी एक शार्प वॉइस आई। वो इतना शॉक हुआ कि पानी स्प्रे कर दिया और सामने हान जियो खड़ी थी, आर्म्स फोल्डेड, जैसे मैनर्स का क्राइम करते हुए उसे पकड़ लिया हो। अंदर ही अंदर डाइन बड़बड़ाया, हन सेयो सिर्फ जीनियस नहीं थी, वो एक लेजेंडरी हैकर भी थी, जो ओरिजिनल स्टोरी में फ्यूचर में एस रैंक विलन बनने वाली थी। हान सियो ने उससे कहा, यह मेरा घर है, पता है ना तुम्हें? क्या तुम ऐसे ही एक्ट करोगे जैसे ये तुम्हारा घर हो? दाइन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, लेकिन घर का खर्चा पानी और बाकी सब तो मैं ही उठा रहा हूं। हान सियो ने गंभीर टोन में कहा, वैसे सीधे बोतल से मत पीना, समझे? कप यूज करो, सिविलाइज्ड इंसान बनो। दाइन मान गया, उसने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। हान सियो शर्माने लगी। उसने अर्जेंट टोन में अनाउंस किया कि एक बड़ी प्रॉब्लम है और अपनी स्ट्रेंथ से डाइन को एक बैग की तरह खींच के कंट्रोल रूम ले गई। हान सेयो ने कहा, क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ली सुबिन? वो हमारी संभावित साथी अपराधी हो सकती है। डाइन ने कहा, क्या? वो लड़की जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो डीप वेब पर एक्टिव थी? तुमने कहा था कि लगता है वो मेरी फैन है। हान सियो ने पॉइंट किया, देखो वो रही सुबिन, वो पहले से ही ट्रैक कर रही थी। अपडेट देखकर डाइन शॉक रह गया। यूनियन में कुछ ईगोइस्टिक कॉपीकैट्स ने हॉस्टेजेस पकड़ रखे थे और स्क्रीन पर सुबिन भी दिख रही थी, बिल्कुल खतरे के बीच।
लेकिन हान सेओ ने और बड़ी सच्चाई बताई। सुबिन हॉस्टेज नहीं थी, वो खुद टेररिस्ट्स के साथ खड़ी थी। रिपोर्ट्स बहुत गंभीर थीं। कैजुअल्टीज, सैकड़ों हॉस्टेजेस और chaotic स्टैंड ऑफ। दैन का हल्का फुल्का मूड तुरंत गायब हो गया। उसने अपना फिस्ट कस लिया और हान सेओ की तरफ देखा। दोनों ने अपने एक अटूट नियम को याद किया, कभी भी इनोसेंट सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना। डायन का फेस सीरियस हो गया। जो भी करना पड़े, उन्हें ये सब एंड करना होगा। इसी बीच स्टारडस्ट बर्निंग बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गई। नीचे से स्मोक और स्क्रीम्स आ रही थीं। उसने क्लियरेंस मांगी। सुपीरियर्स ने ऑथोराइज कर दिया, अगर नेगोशिएशन फेल होती है तो घातक कार्रवाई करने की अनुमति है। लेकिन कार्रवाई करने से पहले एक डरावनी रिपोर्ट आई, ईगोइस्टिक शामिल है। उसका दिमाग घूम गया। पहले विलन सिंपल थे, सिर्फ पावर वर्सेस पावर। लेकिन ईगोइस्टिक माइंड गेम्स और पब्लिक ड्रामा करता था। और अब कोई उसका कॉपी कर रहा था। स्टारडस्ट ने गुस्से में दांत भींच लिए, फ्रस्ट्रेटेड। अंदर इम्पोस्टर्स एकदम फ्रीज हो गए। असली ईगोइस्टिक सामने आया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें लगा जैसे उनका आइडल सच में उन्हें लीड करने आया हो। सब चीयर करने लगे, लेकिन ईगोइस्टिक अनइम्प्रेस था। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन ने उसका हाल खराब कर दिया था। उसने उनकी बकवास एंटरटेन नहीं की। एक ही सेकंड में उसने पूरे रूम को स्कैन किया और टेररिस्ट के हाथ से डेटोनेटर सर्जिकल प्रिसिजन के साथ छीन लिया और उसे मार दिया। रूम साइलेंट हो गया। इम्पोस्टर्स समझ गए, ये उनका लीडर नहीं बल्कि उनका एग्जीक्यूशनर है। उसने साइकोकिनेसिस से वेपन्स हवा में उठा लिए। डजन्स ऑफ बैरल्स ट्रेम्बलिंग कॉपी कैट्स की तरफ एम हो गए। ईगोइस्टिक ने ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें डिसमिस कर दिया। बाहर स्टारडस्ट तैयार थी और बिल्डिंग में हुई हिंसा की आवाजों से सब कुछ हिल रहा था। अंदर ली सुबिन एक फ्लोटिंग गन के सामने फ्रोजन खड़ी थी। हान सियो की आवाज दैन के ईयरकॉम में क्रैकल हुई। सुबिन अपने मन से ज्वाइन नहीं हुई थी, उसे मजबूर किया गया था। दईन ने उसका मास्क निकालकर पीछे फेंक दिया। सुबिन रो पड़ी और हॉस्टेजेस के सामने अपना गिल्ट कन्फेस कर दिया। इगोइस्टिक ने ग्लोइंग वेपन से उसे टीज किया और बोला, स्टॉप क्राइंग। फिर कैमरास की तरफ मुड़कर गहरी नमन की और अनाउंस किया कि यह डिजास्टर उसके नाम की वजह से हुआ है और वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। विक्टिम फैमिलीज को कॉम्पेंसेट भी करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा था कि हान सियो फाइनेंशियल मेस कैसे हैंडल करेगी। लोग हैरान थे, चैट भी कंफ्यूज थी। काम खत्म करो, हान सियो ने थकी हुई आवाज में कॉम से कहा, और उस लड़की को भी ले आओ। इगोइस्टिक ने सुबिन को पकड़ा और टेलीपोर्ट करने की तैयारी की। उसके शरीर में दर्द चिल्ला रहा था, लेकिन उसने टीथ कस लिए। जैसे ही वो जंप करने वाला था, वॉल ब्लास्ट हो गई और एक वायलेंट बर्स्ट ऑफ लाइट के साथ स्टारडस्ट ने एंट्री मार दी। दैन पूरी तरह से ऑफ गार्ड फ्रीज हो गया। उसकी फेवरेट हीरो सामने थी, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन एस्केलेट होने से पहले सीन बदल गया। नेक्स्ट सीन एक यूनिवर्सिटी कैंपस। न्यूज रिपोर्ट्स कंफर्म कर रहे थे, इगोइस्टिक ने अपना वर्ड रखा। सभी मुश्किलों के बावजूद उसने हॉस्टेजेस के परिवारों को कॉम्पेंसेशन दिया। सनलाइट कैफे में आ रही थी और हीरो के मास्क के पीछे वाली शिनहारू अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। वो नॉर्मल स्टूडेंट लग रही थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो टेंशन में थी। फ्लैशबैक, स्टारडस्ट ने इगोइस्टिक को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ उसके पास आए, डेन टेलीपोर्ट के तनाव से कोलैप्स हो गया और लास्ट सेकंड में वैनिश हो गया। स्टारडस्ट गुस्से में अपने टीथ ग्राइंड करती रही। कैफे में हारू अपनी बुक्स के साथ बैठी थी। सीनियर किम चायुन ने ड्रिंक टेबल पर रखा और पूछा, क्या स्टडीज में प्रॉब्लम है? हारू ने डिनाई किया और प्रिटेंड किया कि वो फोकस्ड है, लेकिन उसका माइंड क्लियरली कहीं और था। एक नोट में एक्सप्लेन किया गया, वो अपनी आइडेंटिटी एक सिंपल डिजिटल फिल्टर से हाइड करती थी, लेकिन डिस्गाइज के बावजूद उसका नेचुरल चार्म हर जगह लोगों को अट्रैक्ट करता था। उसके नोटबुक में एक ही नाम बार बार लिखा था, ईगोइस्टिक। वह कंफ्यूज थी। अगर वह सच में मानती कि लोग सेल्फिश होते हैं, तो फिर होस्टेज क्यों बचाए गए? कॉम्पेंसेशन क्यों दिया गया? चायुन ने उसके गाल खींचे और टीज किया, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? हारू रेड हो गई जब चायुन ने मैंगो डिजर्ट की बात की। मैंगो का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगीं, लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी फेड हो गई जब इगोइस्टिक की याद आई। चायुन कंसर्न से देख रही थी। मैंगो डिजर्ट भी हारू का मूड लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। हारू ने अपना पेन टाइट क्लेंच किया और अपने मन में वादा किया, इगोइस्टिक को पकड़ना ही होगा, ये ऑब्सेशन एंड करना ही होगा। चायुन ने चिल मोड में एक स्पूनफुल मैंगो डिजर्ट उसे खिला दिया और उसकी गुस्सैल डिटर्मिनेशन को क्यूट समझकर मुस्कुरा दिया। सीन शिफ्ट हुआ। एक नॉर्मल हाउस इन सोल। एक वुमन गेट के पास आई,
लेकिन फ्रंट डोर की बजाय एक हिडन पैसेज में घुस गई। एक हाई टेक सीक्रेट डोर ओपन हुआ और वो अंडरग्राउंड एलिवेटर से नीचे उतर गई। वहां कोड एंटर करने के बाद एक फेमिलियर फिगर सामने आई, ली सुबिन, जो ईगोइस्टिक के अंडरग्राउंड बेस में उतर गई। नीचे किमडेन रिकवरी पोड के अंदर लेटा था और पास ही हान से वो किताब पढ़ रही थी। डेन बोल रहा था कि ईगो बेस कितना अच्छा है। हान से ने इरिटेशन में जवाब दिया, डैन, बिना पूछे मेरे घर का नाम मत दो। डैन ने हंसते हुए कहा, हान से जो मेरा है वो तुम्हारा, जो तुम्हारा है वो मेरा, मेरा घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। हान सीओ ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तभी अचानक उसका पैर रिकवरी पोड के कॉर्नर से टकराया। वो दर्द में चिल्लाने लगा। हान से उन्हें गुस्से में टोक दिया, डैन, अजीब आवाजें मत निकालो, बस लेट जाओ, ठीक हो जाओगे। डैन ने दर्द का बहाना बनाकर कहा, थोड़ी तो छूट दे दो, किसी और को टेलीपोर्ट करना दोगुना मुश्किल होता है। फिर वो मुस्कुराया और बोला, यार, ये फटीग रिकवरी कैप्सूल तो हान सीओ की बेस्ट इन्वेंशन है। पॉड के अंदर से डैन ने हान सीओ को थम्स अप दिखाया। हान सीओ ने बस एक नजर डाली, जैसे मन ही मन सोच रही हो, ये पागल हो गया है क्या। तभी सुबिन ग्रोसरीज लेकर आई। थोड़ा शर्माते हुए उसने कहा, फ्रिज खाली था, इसीलिए मैं स्नैक्स ले आई हूं। डैन के दिमाग में एक ही सवाल था, वांटेड क्रिमिनल इतनी कैजुअली शॉपिंग कैसे कर सकती है। सुबिन का आंसर सिंपल था, अपने बैग्स के पीछे छुप गई थी। डैन कुछ और पूछता, उससे पहले ही हान सेओ एक्साइटमेंट में बेड से ग्रोसरी बैग की तरफ कूद गई, कहते हुए, आइसक्रीम कहाँ है। डैन डिसबिलीफ में सोचता रह गया, ये लड़की को रिक्रूट किया है या बस छोटे मोटे कामों के लिए बुलाया है। फिर उसने सीरियस होकर पूछा, तुमने मुझे सुबिन को यहां लाने को क्यों कहा था। हान सीओ ने शांति से जवाब दिया, मुझे उसकी जरूरत है। डैन ने कहा, यह लड़की हमें धोखा दे सकती है, लेकिन हान सीओ ने बताया कि उसे जबरदस्ती हॉस्टेज क्राइसिस में फंसाया गया था। जब हान सीओ ने सुबिन की तरफ पॉइंट करके उसकी आइडेंटिटी कंफर्म किया कि तुम ली सुबिन हो, है ना, सुबिन ने चौंक कर कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हान सीओ ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं, मिस सुबिन। हान सीओ ने आइसक्रीम एंजॉय करते हुए कैजुअली रिवील करती गई, सुबिन के पेरेंट्स हान्युन ग्रुप के रिसर्चर्स थे। यह सुनकर सुबिन हिल गई, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट इतनी इजीली अनकवर हो गया। हान सीओ ने एक्सप्लेन किया, मुश्किल नहीं था, तुम्हारे डिजिटल ट्रेसेस, पोस्ट्स, सब क्लू थे, मुझे भी हान्युन से बदला लेना है। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। हान सीओ ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे साथ ज्वाइन करो, हनन को मिलकर बर्बाद करते हैं। डैन चुपचाप देख रहा था। उसे याद आया, जिस दिन उसने हान सीओ को रिक्रूट किया था, उसने भी रिवेंज का ऑफर दिया था और उसे विलन बनने के रास्ते से खींच लिया था। पर सुबिन को वो अभी भी साइड कैरेक्टर समझता था। फिर उसने देखा और शॉक हो गया, हान सीओ और सुबिन एक दूसरे को गले लगाकर फ्लोर पर रो रही थीं, जैसे बहुत समय बाद मिली बहनें। डैन का दिमाग हिल गया। उसने सोचा, मेरी तीखी जुबान वाली पार्टनर रो रही है। वो समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करे। आखिरकार साई करके वो रिकवरी पॉड में वापस घुस गया। ये बैटलफील्ड मेरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक बिजी रेस्टोरेंट में। एक औरत डर के मारे पर्पल हेयर्ड आदमी से कह रही थी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो आदमी गुस्से में हिस करता है, ड्रामा बंद कर। तब एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है और कहता है, उसे छोड़ दो। पर्पल हेयर्ड आदमी एरोगेंस से ऑफिसर को इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसका हाथ पकड़ा, अचानक एक रेड लाइट का झटका हुआ और एक पल में ही ऑफिसर रेस्टोरेंट से गायब हो गया। अब वो स्काई स्क्रेपर की छत पर खड़ा था। नीचे का डरावना गिरना देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। पर्पल हेयर्ड विलन ने मुस्कुराते हुए उसे हल्के से किक मारा और वो बेचारा खुले आसमान में गिर गया। विलन रिवील होता है, हिम हकचुल, एक ए रैंक टेलीपोर्टर, जिसका नाम उसके पावर की तरह ही डेंजरस था। फ्लैश आता है ओरिजिनल टाइमलाइन का। स्टारडस्ट मॉन्स्ट्रस ड्रैगन से परेशान थी और हानसियो एस रैंक विलेन। व्हाइट विच बन गई थी, लेकिन करंट सीन में वापस कट जाता है। हानसियो डैन को चिल्लाती है, मेरा ऑरेंज जूस कहाँ है, तुमने सारा पी लिया। डैन डर गया। वो डैन को मारने लगती है। सुबिन जो डिशेस धो रही थी पलटकर बोली, माफ करना, मैंने पी लिया था, मैं नया ले आऊंगी। तभी टेंशन खत्म हो जाता है। हानसियो खुशी से सुबिन से गले मिलती है और कहती है, कोई बात नहीं। डैन हैरान होकर उन्हें देख रहा था। वैसे हानसियो, क्या तुम आखिरकार लड़के बनने का नाटक छोड़ चुकी। हानसियो शर्मा गई और डैन को चिल्लाने लगी। डैन सॉफ्टली हंस पड़ा। कंट्रोल रूम में डैन हानसियो को देखकर उसकी सच्चाई बताता है। वो सिर्फ ब्रिलियंट नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर थी। हनन ग्रुप के हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स में वो अकेली बची हुई बच्ची थी। फ्लैशबैक।
एक अनस्टेबल पावर सर्ज एक्सप्लोजन हुआ। पूरा फैसिलिटी बर्बाद हो गया। सारे बच्चे मर गए। सिर्फ हान सेओ जिंदा बची, घायल, अकेली और छुपने के लिए मजबूर। वो साल भर अकेली रही, अपने इंटेलेक्ट को मजबूत किया। फिर एक दिन एक लड़का आया, किम डैन। हान सेओ ने डरते हुए फोर्क उठाया। फाइट के लिए तैयार थी, लेकिन डैन ने लड़ाई नहीं की। उसने शांति का ऑफर दिया। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारा ट्रैजिक फेट बदल दूंगा, तुम्हें विलन बनने नहीं दूंगा। प्रेजेंट में डैन सोचता है, शायद अभी भी वो विलन की गिनती में आती होगी मेरे साथ रहकर। लेकिन फिर वो अपने डाउट्स शेक ऑफ करता है और डिसाइड करता है, नहीं, मैं उसे गाइड करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी हान सेओ उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ लगा है क्या यहां? और डैन की सोच को इग्नोर कर देती है। डैन अब सुबिन पर ध्यान देता है, उसका दुख भरा पास्ट और उसकी स्मार्टनेस। पहले वो शक करता था, लेकिन सुबिन की मदद करने वाली और कुकिंग वाली आदतों ने उसे सॉफ्टन कर दिया। अब डैन कहता है, शायद ये हमारी ग्रुप का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। फिर हांसियो दोनों को अपना नया इन्वेंशन दिखाती है, एक छोटे साइज का स्पाइडर लाइक ट्रैकर। डैन बिना इंप्रेस्ड हुए पूछता है, ये क्या है? हांसियो गंभीर होकर पॉइंट करके बताती है, टारगेट है हंचुल। वो बिना थके इन्फिनिट टेलीपोर्टेशन कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस में, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल है। डैन अपनी टेलीपोर्टेशन की मेहनत पर शिकायत करता है, लेकिन हांसियो जल्दी से कहती है, काम शुरू करो, ईगोइस्टिक। जल्दी ही वो ईगोइस्टिक के सूट में रेडी हो जाता है। थोड़ा हिचकिचाता है, क्या मैं सीधे लिविंग रूम में टेलीपोर्ट कर दूं? अगर वो आदमी वहां हो तो ब्लाइंड चार्ज करना रिस्की होगा। पर हांसियो कहती है, प्लान सिंपल है, कितनी बार बताया है, गन चलाते ही लोकेशन ट्रैकर भी फायर कर दो। भले ही वो टेलीपोर्ट करके बुलेट से बच जाए, लोकेशन ट्रैकर उसे पकड़ लेगा। डैन ने हैरानी से पूछा, वेट, कैसे? हांसियो ने बताया, क्योंकि मैंने इसे बुलेट से तेज बनाया है। तुम लिबरल आर्ट्स मेजर हो, एक्सप्लेनेशन तो समझ ही नहीं पाओगे, बस अंदर जाओ ईगोस्टिक। डैन ने पूछा, क्या सड़क पर जाकर उसे मारना बेहतर नहीं होगा? हांसियो अनॉयड होकर चिल्लाई, डैन, वो आदमी वैसे भी सिर्फ टेलीपोर्ट करता है, कभी पैदल नहीं चलता। ये प्लान मैंने पूरी रिसर्च के बाद बनाया है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। अंडरग्राउंड बेस में सुबिन घबराते हुए स्क्रीन देख रही थी। इगोइस्टिक मुस्कुराकर हाथ उठाता है, मिशन स्टार्ट। सुबिन शर्माते हुए चीयर करने लगी। हांसियो भी थोड़ी हिचकिचाते हुए चीयर करती है। वो हांचुल के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है। विलन चौंक जाता है। इगोइस्टिक तुरंत अपने पिस्टल्स निकालता है और फायर करता है। एक पिस्टल से बुलेट और दूसरे से ट्रैकर फायर होता है। हंचुल तुरंत रेड फ्लैश करके गायब हो जाता है। डैन फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, लगा क्या? बेस पर हांसियो जल्दी से सुबिन को कहती है, कोऑर्डिनेट्स दिखाओ। सुबिन नए लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है। इगोइस्टिक तुरंत टेलीपोर्ट करके चेज शुरू कर देता है। वो क्राउडेड स्ट्रीट के बीच लैंड करता है। लोग शॉक में तुरंत अपने फोन निकालकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। अब सीक्रेट मिशन पूरी तरह पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया। यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में हारू आराम से बोर्ड देख रही थी। अचानक उसके ईयरपीस में क्रैकल हुआ। इगोइस्टिक का नाम सुनते ही उसका ब्लड ठंडा हो गया। हार्ट स्किप हुआ और वो बहाना बनाकर बाहर निकल गई। उसकी फ्रेंड कंफ्यूज रह गई। कुछ ही मिनट में स्टारडस्ट आसमान में चिल्लाकर कहती है, मुझे उसे इंटरसेप्ट करना है। ग्राउंड पर हांसियो कंफर्म करती है, हिट हो गया। हांचुल स्टंबल करके क्रॉस वॉक पर गिरता है, उसके आर्म पर ट्रैकर चिपक गया। इगोइस्टिक स्मर्क करते हुए टेलीपोर्ट करता है, बिल्कुल पास पहुंचने ही वाला था। पर हांसियो डेस्परेट होकर चिल्लाती है, आगे से ट्रक आ रहा है। डैन का स्मर्क डर में बदल जाता है। एक बड़ा सा ट्रक सीधे उसकी तरफ आ रहा था और इंपैक्ट होने से पहले ही सीन एक और मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। हंचुल उल्टा लटका हुआ था एक ब्रिज के नीचे। क्रिमिनल्स उसे टॉर्चर कर रहे थे। उनका लीडर सिगरेट की फ्लेम से रोप को टच करता है। हंचुल की पुकारें किसी ने सुनी ही नहीं। रस्सी जल गई और वह अंधेरे पानी में गिर गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर पानी हिला और वह ऊपर आया। उसके शरीर से अजीब सी ग्लिच जैसी रोशनी निकल रही थी। उसके अटैकर्स शॉक थे। हंचुल खड़ा हो गया। अटैकर्स उसकी तरफ उसे मारने के लिए भागे। हंचुल की आंखों में अब एक नया और खतरनाक लुक था। उसके अंदर की पावर फूट रही थी और एक स्माइल के साथ उसने सभी को तेज रफ्तार से पीछे छोड़ दिया। फिर वापस प्रेजेंट में सीन आता है। ट्रक स्पीड से गुजरा, लेकिन डैन ट्रक के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ड्राइवर हैरान था कि ये यहां कैसे आया। दूसरी तरफ शर्टलेस हांचुल लड़खड़ा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी पावर कंट्रोल में नहीं थी। सड़क के दूसरी तरफ इगोइस्टिक ट्रक से उतर गया। हंचुल गुस्से में था कि वो मरा नहीं। इगोइस्टिक ने दोबारा हंचुल के पास टेलीपोर्ट किया, लेकिन हंचुल वहां से गायब हो गया।
वो एक बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ। उसने इगोइस्टिक को देखते हुए सोचा, वो आदमी डेफिनेटली इगोइस्टिक ही है। मैंने सोचा था कि उसने वो दो विलन सिर्फ पर्सनल ग्रज की वजह से मारे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इगोइस्टिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। चलो, मैं तुम्हें हेल भेज देता हूं। वो टेलीपोर्ट करके हंचुल के सामने आ गया। हंचुल जल्दी से फिर टेलीपोर्ट कर गया। वो लोगों के बीच से भाग रहा था और उसके पीछे इगोइस्टिक गन लेकर पीछा कर रहा था। वो कह रहा था, एक बेकार इंसान आज मारा जाएगा। हंचुल ने गुस्से में एक सिविलियन को पकड़कर उछाल दिया, लेकिन गिरने से पहले डैन टेलीपोर्ट करके उसके पास आ गया और मिड एयर में उसे पकड़ लिया, जैसे कोई स्टेज परफॉर्मर स्टाइलिश एंट्री मार रहा हो। हंचुल, जो अब पूरी तरह थका हुआ और खून से भीग चुका था, आगे गिर पड़ा। उसके पैर संभल नहीं पाए और वो सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर गया। क्राउड शॉक में रह गया। सांस फूल रही थी। उसने सिर घुमाकर देखा। ऊपर इगोइस्टिक खड़ा था, बंदूक सीधा उसकी तरफ करके। इगोइस्टिक ने जोर से और साफ सबके सामने कहा, हंचुल के क्राइम्स, उसकी चोरी, उसका वायलेंस, सब पब्लिक के सामने आ चुका है। क्राउड गुस्से में चिल्ला उठा, जस्टिस मांगते हुए। हंचुल चिल्लाया, तुम खुद विलन हो, तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो? लेकिन इगोइस्टिक बस मुस्कुराता रहा और बोला, हम सेम नहीं हैं। हंचुल का फ्यूचर और उसका एस रैंक, विलन बनने का रास्ता यहीं खत्म हो गया। लेकिन इगोइस्टिक की आंखें क्राउड की रिएक्शन देखकर फड़क गईं। डर और शॉक की जगह पूरा प्लाजा चीयर कर रहा था, जैसे कोई कॉन्सर्ट देख रहे हो। फोन्स हवा में उठ रहे थे। इगोइस्टिक ब्लिंक हुआ, सीरियसली, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? थोड़ी साई लेकर उसने सिर झुकाया और नाटकीय अंदाज में झुककर लोगों की तरफ इशारा किया। पब्लिक के बीच हल्की फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग क्लैप कर रहे थे, कुछ कंफ्यूज थे। तभी एक दमदार आवाज आई, इगोइस्टिक। उसने ऊपर देखा। स्टारडस्ट नीचे उतर रही थी। उसकी लैंडिंग से जमीन हिल गई और पूरा क्राउड चुप हो गया। इगोइस्टिक का स्माइल थोड़ा डगमगा गया। उसके चेहरे पर हल्का ब्लश था। उसे याद आया कि ये वही ऑकवर्ड लड़की है जो अब सीरियस हीरो मोड में खड़ी है। स्टारडस्ट आगे बढ़ी, आंखों में गुस्सा। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इगोइस्टिक ने आराम से हंचुल की तरफ इशारा किया, बस सफाई कर रहा हूं, वही जो कोई भी हीरो करेगा, राइट? स्टारडस्ट और गुस्से में आ गई। इगोइस्टिक ने कहा, एक ए क्लास विलन के लिए क्या हीरोज अपनी मर्जी से उसका तुरंत फैसला नहीं कर सकते? स्टारडस्ट ने उससे पूछा, इगोइस्टिक, क्या तुम हीरो हो? उसने कहा, नहीं, मैं विलन हूं। उसने क्लैप करते हुए बोला, विलन होते हुए भी मैंने यहां जस्टिस किया। लॉ के हिसाब से यह गलत है, पर मैंने फिर भी किया। तुम जस्टिस में बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। और कहता है, लेकिन अब मुझे रिट्रीट कर लेना चाहिए। क्राउड धीरे धीरे बोलने लगे कि स्टारडस्ट लेट आई और इगोइस्टिक ने सब जल्दी से खत्म कर दिया। उसने लॉ तोड़कर एक विलन को मारा था। लेकिन तभी भी क्राउड इगोइस्टिक का साथ दे रही थी। इगोइस्टिक भी हैरान हुआ। ये तो प्लान के हिसाब से नहीं था। उसने जल्दी से कहा, याद रखो, मैं विलन हूं, अगर पकड़ सको तो पकड़ो, स्टारडस्ट। फिर उसने एक शानदार बो किया और वायलेट एनर्जी के स्वर्ल में गायब हो गया। स्टारडस्ट गुस्से में रह गई। प्लाजा में साइलेंस था। स्टारडस्ट गंभीर होकर खड़ी थी। उसके लिए यह साबित कर रहा था कि इगोइस्टिक स्पॉटलाइट चुरा रहा है, लेकिन उसके दिल में यह एक और बोझ बन गया था। दूसरी तरफ इगोइस्टिक जमीन पर गिरा, थक कर। उसके साथी भागते हुए आए और उसे खींच कर ले गए। इगोइस्टिक का बॉडी बैडली डैमेज था। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था। न्यूज नोटिफिकेशंस आ रही थीं। हेडलाइंस हर जगह थीं, इगोइस्टिक हीरो ऑफ द डे। लोग स्टारडस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इगोइस्टिक को एडमायर कर रहे थे। दूसरी तरफ स्टारडस्ट एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। उसने भी वही आर्टिकल्स और फोरम्स देखे जिनमें लोग इगोइस्टिक को हीरो बोल रहे थे। सब कह रहे थे कि अगर हीरोज केपेबल होते तो ये काम इगोइस्टिक को करना नहीं पड़ता। ये बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। स्टारडस्ट पूरी रात सोचती रही। हंचुल का डेड बॉडी, इगोइस्टिक के वर्ड्स और लोगों की क्रिटिसिज्म उसके खिलाफ थे। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्टारडस्ट की असली आइडेंटिटी हारू थी, एक 17 साल की साधारण लड़की। उसके पेरेंट्स एक रेनी नाइट में एक क्रिमिनल के हाथ से मर गए थे। वो क्रिमिनल सिर्फ उनका वॉलेट और कार्ड्स लेना चाहता था और बिना किसी पछतावे के उन्हें मार दिया। जब उसने हारू पर गन पॉइंट किया तो लकीली बुलेट्स खत्म हो गईं। क्रिमिनल हंसते हुए उसे लकी गर्ल कहकर छोड़ गया। हारू अपनी माँ बाप की लाश पकड़े रोती रही और अंदर से प्रॉमिस किया कि वह एक दिन बदला लेगी।
उसी रेनी नाइट में एक पावरफुल लाइट आकर हारू पर गिरती है। उसी दिन से वह स्टारडस्ट बन जाती है, एक हीरो। वापस करंट टाइम में सीन ईगो बेस में शिफ्ट होता है। कैप्सूल के अंदर इगोस्टिक यानी डैन दर्द के साथ उठा। उठते ही एक ब्राइट लाइट उसने देखी। हान सियो थी जो उसे कह रही थी कि वो उठकर देखे। उसने उसके लिए खाना भी लाया और बोला कि अब इगोस्टिक इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इगोस्टिक ने क्लास ए टेलीपोर्ट विलन को मारा। फिर हान सियो डिटेल में बताती है कि लोग अब जान गए हैं कि इगोस्टिक ने राइनो और एंजोडियाक जैसे बड़े विलन्स को सीक्रेटली खत्म किया था, और फिर बैंक रॉबरी वाले केस में भी उसने इनोसेंट्स को बचाया और विक्टिम्स को रिवॉर्ड दिया। आर्टिकल्स लिख रहे थे कि इगोस्टिक ने 0 इनोसेंट किल किया है और सिर्फ विलन्स को क्लीन अप किया है। इस वजह से अब लोग उसे विलन के बजाय हीरो समझने लगे हैं। 8,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया कि इगोस्टिक एक हीरो है और सिर्फ बहुत कम लोग उसे विलन मानते हैं। यह सुनकर इगोस्टिक टेंशन में आ गया। फिर उसने पूछा कि लोग स्टारडस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। हान से वो गुस्से में बोली कि क्यों वो हमेशा स्टारडस्ट की ही चिंता करता है, लेकिन फिर उसने बता दिया कि स्टारडस्ट के लिए सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया है। लोग कह रहे हैं कि वो क्लास ए हीरो होने के बावजूद बस वीकेस्ट है। दूसरे 2 ए क्लास हीरोज शैडो वॉकर और सिकले ने हजारों लोग सेव किए, लेकिन स्टारडस्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। डैन ये सुनकर शॉक में चला गया। उसने तो हमेशा स्टारडस्ट की मदद करने की सोची थी, लेकिन अब उसका प्लान उल्टा हो गया था। हांसियो एक्साइटेड होकर बोली कि लोग अब एक शॉप खोल चुके हैं, मैंगोस्टिक नाम से, इगोस्टिक के नाम पर एक फनी ट्विस्ट, और फैंस वहां बहुत आ रहे हैं। यह सुनकर डैन गुस्से में बोला कि दुनिया पागल है जो एक विलेन का फैन बन रही है। वो मायूसी में घुटनों पर बैठ गया और बोला कि उसे अब करना पड़ेगा कुछ ऐसा ताकि लोग उसे सच में विलेन समझें। उसने अनाउंस किया कि अब वो अगला बड़ा अटैक करेगा। उसने हांसियो और सुबिन दोनों से कहा कि प्रिपरेशन करें। सब शॉक्ड हो गए, पर डैन ने कहा कि अब वो प्रूव करेगा लोगों को कि वो एक विलन है और स्टारडस्ट एक हीरो। और दूसरी तरफ स्टारडस्ट अपनी सिविल फॉर्म हारू में थी। वो अपना फेवरेट मैंगो जूस एंजॉय कर रही थी कैफे में, लेकिन उसके दिमाग में वही थॉट्स चल रहे थे। लोग अब उससे ज्यादा इगोस्टिक को एडमायर कर रहे हैं। उसने साई किया और सोचा कि अब सारे सिटीजन्स इगोस्टिक के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और वो खुद लोगों की नजरों में डाउन है। कहानी में बताया गया कि लोग अब इगोस्टिक की बहुत बातें कर रहे हैं क्योंकि वह लगातार विलन्स को पकड़ और खत्म कर रहा है। इसके उलट हीरोज क्रिमिनल्स के साथ इतने सख्त नहीं होते। ये देखकर स्टारडस्ट सोचने लगती है कि आखिर क्यों लोग उसे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एक विलन को पसंद कर रहे हैं, जबकि वो तो हीरो बनकर अपनी पूरी कोशिश करती है। इससे उसका मन बहुत नीचे गिरता है और वो थोड़ा डिप्रेस्ड फील करने लगती है, लेकिन ज्यादा देर तक डिप्रेस्ड नहीं रहना चाहती। तो वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। उसने अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारे और कहा कि मुझे संभलना होगा। यह एक्शन वहीं बैठी उसकी फ्रेंड चायुन देख लेती है। चायुन ने पूछा कि हारू तू अचानक अपने गालों पे थप्पड़ क्यों मार रही है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल सबसे अच्छा यही होगा कि काम से थोड़ा ब्रेक ले लें क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हारू ये सुनकर हल्की सी मुस्कुराई और उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया। चायुन, जो उसकी दोस्त थी, उसे और खुश करने के लिए बोली कि उसके पास कुछ फनी है दिखाने के लिए। उसने अपना मोबाइल निकाला और हारू को एक वायरल इमेज दिखाई। वो एक डांसिंग मैंगो था जिसका रूप इगोस्टिक जैसा कर दिया गया था। अब लोग उसे मैंगोस्टिक कहने लगे थे। चयून ने हंसते हुए जोड़ा कि जब से उसने मैंगोस्टिक देखा उसे इगोस्टिक कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगा है। ये सुनते ही हारू की स्माइल एकदम गायब हो गई और उसका चेहरा बहुत गुस्से में बदल गया। स्टारडस्ट के लिए यह सोचना मुश्किल था कि उसकी अपनी दोस्त को भी इगोस्टिक इंटरेस्टिंग लगने लगे, और उसी समय चयुन ने कहा कि रियल इगोस्टिक अभी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उसने फिर से मोबाइल दिखाया ताकि हारू को उसका स्ट्रीम दिखा सके। हारू शॉक में आ गई और उसी वक्त हीरो एसोसिएशन ने उसे अर्जेंट बुलावा भेजा। उसे वहीं जाना था जहां से इगोस्टिक लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तुरंत हारू उठी और अपनी फ्रेंड से कहा कि उसे अर्जेंट काम करना है। वो टेबल छोड़कर सीधा बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और गुस्सा था। उसका मन बस एक ही चीज कह रहा था, इगोस्टिक को दोबारा सामने पाकर इस बार उसे पकड़ना ही होगा। सीन स्विच होता है इगोस्टिक की ओर। वो एक छोटे से पहाड़ जैसी जगह पर रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। वो कैमरा में हंसते हुए सबका स्वागत कर रहा था और सामने वाले स्क्रीन्स पर व्यूअर्स एक्साइटेड मैसेजेस लिख रहे थे। सबको उम्मीद थी कि कुछ इनक्रेडिबल होगा, लेकिन इगोस्टिक को यह पसंद नहीं आ रहा था कि लोग उसे एक्साइटमेंट से देख रहे हैं, जैसे कोई हीरो इवेंट होने वाला है। दरअसल उसे तो डर फैलाना था।
और सबसे बुरा उसे ये लगा कि फोन पर क्लियरली दिख रहा था कि हान सेओ सही बोल रही थी। वो सोशल मीडिया पर अब एक हीरो की तरह ट्रेंड कर रहा था। लोग उसे विलन नहीं बल्कि हीरो मैंगोस्टिक कह रहे थे। ईगोस्टिक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कैमरा की ओर एक इविल स्माइल के साथ कहा कि लोग गलत फहमी में हैं। वो हीरो नहीं बल्कि विलन है। उसने फोन को घुमाकर स्ट्रीम में शॉकिंग सीन दिखाया। रेलवे ट्रैक पर 5 इनोसेंट लोग बंधे हुए थे, जिनके पास हिलने डुलने का कोई मौका नहीं था। उसने व्यूअर से कहा कि थोड़ी देर बाद रियल ट्रेन यहां आ जाएगी। कैमरा पलटते ही सच में ट्रेन दूर से ट्रैक्स पर आती दिखने लगी। व्यूअर्स पूरी तरह शॉक्ड रह गए। इगोस्टिक ने जोर से स्टारडस्ट को बुलाया और कहा कि यह गेम उसके लिए है। कुछ व्यूअर्स छेड़ने लगे कि इगोस्टिक क्लियरली स्टारडस्ट से ऑब्सेस्ड है और उसे बार बार बुलाता है। इगोस्टिक ने शांति से समझाया कि रूल्स सिंपल हैं। स्टारडस्ट के पास बस 2 ऑप्शंस हैं। ट्रैक को जैसा है वैसे ही रहने दो। ट्रेन एक अकेली लाइन से 5 बंधे हुए लोगों को मार डालेगी और सिर्फ एक बचेगा। या ट्रैक को स्विच करो। 5 लोग बच जाएंगे, लेकिन दूसरी लाइन पर बंधा हुआ एक मासूम मर जाएगा। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि स्टारडस्ट चीटिंग न करे, जैसे कि लोगों को खोलने की कोशिश। अगर ऐसा किया तो ट्रेन डिरेल हो सकती है और ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर्स मर जाएंगे। फिर उसने हंसते हुए कहा, अब सब तुम्हारे हाथों में है स्टारडस्ट। डिसाइड करो ट्रैक घुमाओगी या नहीं। तभी स्टारडस्ट वहां हीरोइक एंट्री लेकर पहुंची। उसने ट्रैक्स पर उतरते ही लोगों को देखा जो बंधे हुए थे। हरू ने तुरंत मन में सोचा कि वो किसी भी हालत में किसी इनोसेंट को मरने नहीं देगी, लेकिन उसने ये भी समझा कि अगर वो बंधे हुए लोगों को हटा देगी तो ट्रेन डिरेल होकर अंदर बैठे कई यात्री मर जाएंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। स्टारडस्ट ने आंखें बंद की और गहराई से सोचा कि क्या करना सही होगा जिससे किसी की भी जान न जाए। इगोस्टिक मीनवाइल कैमरा पर व्यूअर्स से बात कर रहा था। वो एक्साइटेड होकर बोल रहा था कि बस थोड़ी ही देर में पेंटा किल होने वाला है। उसने व्यूअर से पूछा कि अगर वो स्टारडस्ट होते तो कौन सा ऑप्शन चुनते। स्ट्रीम पर डिबेट शुरू हो गया। बहुत लोग लिखने लगे कि 5 को बचाकर एक को कुर्बान करना सही होगा, लेकिन इगोस्टिक मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि स्टारडस्ट ऐसी नहीं है। वो किसी को भी मरने नहीं देगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टारडस्ट ने दोनों ऑप्शंस रिजेक्ट कर दिए और अपना खुद का रास्ता चुना, सीधे ट्रेन से भिड़ना। यह देखकर इगोस्टिक बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि सब परफेक्ट चल रहा है, जैसा उसने प्लान किया था। उसने व्यूअर्स को बताया कि आज का पूरा सेटअप उसने खुद किया है। दिनदहाड़े लोगों को पकड़कर ट्रैक से बांधना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन रात में वो नहीं कर सकता था क्योंकि रात का हीरो शैडो वॉकर उसके सामने आ जाता। इसलिए दिन में ही उसने ये काम किया। उसने मन ही मन कहा कि यह सब स्टारडस्ट के लिए है। असल स्टोरी में स्टारडस्ट हर बार हारते हारते जीतती थी और विलन से लड़कर स्ट्रॉन्गर होती थी, लेकिन अभी इगोस्टिक खुद विलन्स को खत्म कर रहा है, इसलिए स्टारडस्ट ग्रो नहीं कर पा रही थी। इगोस्टिक को लगा कि यह सीन उसे ग्रोथ की ओर धकेलेगा और फिर लोग उसे एडमायर करेंगे। इसी बीच सुबिन, जो उसी ट्रेन में थी, स्टारडस्ट को आते देख पैनिक करने लगी। इगोस्टिक ने तुरंत ऑडियो म्यूट किया और सुबिन को बताया कि स्टारडस्ट उसे हर्ट करने नहीं आ रही। उसने बोला कि बस वैसे ही चलो जैसा प्लान है। फिर उसने दोबारा ऑडियो ऑन किया और एक्टिंग शुरू कर दी, जैसे बहुत शॉक्ड है कि स्टारडस्ट ने उसके दिए हुए ऑप्शंस फॉलो नहीं किए, बल्कि तीसरा रिस्की विकल्प चुना। व्यूअर्स की तरफ से कमेंट्स आने लगे। कई लोग स्टारडस्ट को मूर्ख बोलने लगे कि वो ट्रेन रोकने की कोशिश करके खुद भी मरेगी और सभी बंधे सिविलियंस भी मर जाएंगे। लेकिन इगोस्टिक कॉन्फिडेंट टोन में हंसा और बोला कि लोग स्टारडस्ट को नहीं जानते। उसने सोचा कि कॉमिक बुक के हिसाब से स्टारडस्ट के पास स्ट्रेंथ और फ्लाइंग के अलावा एक हिडन पैसिव एबिलिटी भी है। क्राइसिस के वक्त उसके पावर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं और वो अपने सीमाओं को पार कर सकती है। कैमरा सबको दिखा रहा था कि स्टारडस्ट स्पीड पकड़ते हुए ट्रेन से टकराई और अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने लगी। बहुत ह्यूज इंपैक्ट साउंड आया। ट्रेन रुकी नहीं, उसकी मोमेंटम इतनी ज्यादा थी कि स्टारडस्ट को लगा कि वो शायद रोक ना पाए, और फिर अचानक ट्रैक से तेज धातु की आवाज गूंज उठी। कहीं व्हील में फॉल्ट आ गया और ट्रेन अनकंट्रोल होकर तेज एक्सेलरेट करने लगी। इगोस्टिक ये देखकर परेशान हो गया। उसने तुरंत फिर से ऑडियो म्यूट किया और सुबिन से पूछा कि ट्रेन क्यों एक्सिलरेट कर रही है, लेकिन सुबिन उसे जवाब ही नहीं दे रही थी क्योंकि वो स्टारडस्ट से टकराने के बाद बेहोश हो गई थी। ये देखकर इगोस्टिक बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि उसके अपने एक्शंस ने सिचुएशन को बहुत ही डेंजरस बना दिया था। ये खतरा सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं था, बल्कि स्टारडस्ट की लाइफ भी खतरे में आ गई थी। उसने सोचा कि वो हमेशा चाहता था कि कॉमिक्स की तरह स्टारडस्ट की जिंदगी मुसीबत भरी ना हो, लेकिन अब वो खुद उसे मौत के रास्ते पर ले आया है।
उस वक्त ईगोस्टिक मेंटल क्राइसिस में था और दूसरी तरफ स्टारडस्ट फिजिकल क्राइसिस में। फिर भी स्टारडस्ट को जैसे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं थी। उसने लगातार अपने हाथों से ट्रेन को दबाकर रोकने की कोशिश की। डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ती रही। उसका शरीर और तेज चमकने लगा और ट्रेन और ट्रैक से टकराते हुए उसके हाथ और पांव से अनबेरेबल हीट निकलने लगी। ये साफ एविडेंस था कि स्टारडस्ट की पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी, जो हमेशा क्राइसिस में और स्ट्रांग बन जाती है। लोग अब सिर्फ कुछ ही मीटर्स दूर रह गए थे और तभी स्टारडस्ट ने जोर से चीख कर और ज्यादा फोर्स लगाया, जिससे ट्रेन का आगे का हिस्सा और डैमेज हो गया और नीचे के ट्रैक्स भी टूटने लगे। इगोस्टिक ने कहा कि उसके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मन ही मन ये प्रे कर रहा था कि स्टारडस्ट कम से कम ट्रेन को रोक पाए। उसने देखा कि अब सिर्फ 20 मीटर बचे थे लोगों और ट्रेन के बीच। उसने माना कि ये आखिरी मोमेंट है और शायद स्टारडस्ट और पांचों सिविलियंस दोनों का एंड हो जाएगा। बताया गया कि सबने देखा कि एक मिरेकल हो गया। स्टारडस्ट ने ट्रेन को लोगों से कुछ ही मीटर्स दूर रोक दिया। फ्रिक्शन और प्रेशर से स्मोक उठने लगा। यह देखकर इगोस्टिक को रिलीफ महसूस हुआ और वो थैंकफुल था कि कोई मैसेकर नहीं हुआ। उसने सोचा कि अब स्टारडस्ट स्मोक के पीछे से निकलेगी। एक हीरोइक सिंबॉलिक सीन बन जाएगा। लेकिन जब स्मोक धीरे धीरे खत्म होने लगा और स्टारडस्ट अभी तक सामने नहीं आई, तब उसने सोचा शायद वो मर गई हो। उसने दिल में दर्द महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे एक थकी हुई फिगर सामने आई। स्टारडस्ट थी। वो अभी भी अपने हीरोइक स्टांस में खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह थक चुकी थी। ये हीरोइक एंट्री देखकर इगोस्टिक लिटरली फैन की तरह चिल्ला पड़ा और स्माइल करने लगा। लेकिन तुरंत रियलाइज किया कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हजारों लोग देख रहे थे, तो उसने एक्टिंग करनी शुरू कर दी जैसे कि वह गुस्से में है और बोला कि स्टारडस्ट ने उसका विलेनस प्लान खराब कर दिया। बताया गया कि जब तक उसने एक्टिंग शुरू की, ऑडियंस पहले ही देख चुकी थी कि वो खुशी में चिल्ला रहा था। हजारों लोगों ने कमेंट किया कि एक विलन को स्टारडस्ट की जीत पर सेलिब्रेट करता देखना कितना अजीब है। कुछ लोगों ने उसे क्यूट विलन भी कह दिया। लेकिन कमेंट्स सिर्फ इस पर ही नहीं थे। स्टारडस्ट को भी लोगों ने फिर से प्रेज करना शुरू किया और उसने अब पब्लिक का ट्रस्ट दोबारा हासिल कर लिया। इगोस्टिक ने अपने मन में कहा कि वो कभी स्टारडस्ट पर डाउट नहीं करता, क्योंकि उसके पावर्स हमेशा क्राइसिस में एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और वो सिटी की बेस्ट हीरोइन है। तभी स्टारडस्ट थक कर गिर गई और बेहोश हो गई। ये देखकर इगोस्टिक बहुत शॉक हुआ। वो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट करके उसके पास पहुंचा और देखा कि वो जिंदा है लेकिन बहुत वीक है। स्टारडस्ट ने मुश्किल से उसे बास्टर्ड कहकर बुलाया। इगोस्टिक को गिल्ट फील हुआ क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसने सॉफ्ट वॉइस में स्टारडस्ट से कहा कि वो सही है और जो उसने किया वो बहुत हीरोइक था। उसने हाथ से उसकी आंखें बंद कर दी और बोला कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, बाकी हीरोज आकर तुम्हारी मदद करेंगे। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बैटल वो हार गया और क्वाइटली वहां से चला गया। उसके फैंस के सामने उसने कैमरा ऑफ करने से पहले कहा कि स्टारडस्ट की वजह से उसका विलन प्लान फेल हुआ है। ट्रांसमिशन बंद हो गई, लेकिन ऑडियंस कमेंट्स रुके नहीं। लोग स्पेक्युलेट करने लगे कि शायद इगोस्टिक और स्टारडस्ट के बीच कुछ सीक्रेट रिलेशन है, क्योंकि उसने उसके साथ बड़ा ही जेंटल और केयरिंग बिहेवियर किया, जो कोई विलन नॉर्मली नहीं करता। अगले दिन हान सेओ फुल एनर्जी के साथ ईगो बेस में सबको उठने के लिए चिल्लाई। इगोस्टिक और सुबिन दोनों थके हुए और लो स्पिरिट्स में थे। हान सेओ ने कहा कि सब थोड़ा एनर्जी रिगेन करें, क्योंकि उन्होंने कल का विलन अटैक सक्सेसफुली किया था। उसने सबके लिए एक सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया। सुबैन और इगोस्टिक शॉक्ड थे कि खाना कितना डिलिशियस है। इगोस्टिक ने प्यार से हानसियो के सर पर हाथ रखा और थैंक यू कहा, जिस पर हानसियो थोड़ा नर्वस हो गई। उसने इगोस्टिक के सेंसिटिव स्टमक को हल्का सा पिंच किया, जिससे वो दर्द से चिल्ला पड़ा। उसने ब्लश किया और बोली कि बस बैठकर खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे। तभी हान सेओ ने टीवी ऑन किया और एक्साइटेडली बोली कि अब न्यूज में आएगा उनका कल का विलन अटैक। डैन ने भी सोचा कि अब लोग उसे विलन की तरह सीरियसली लेने लगेंगे और स्टारडस्ट को हीरो की तरह रिस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन न्यूज में जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला दिया। मीडिया ओपनली स्पेक्युलेट कर रहा था कि इगोस्टिक और स्टारडस्ट सीक्रेटली डेटिंग करते हैं। प्रूफ के तौर पर उन्होंने कल का सीन दिखाया जिसमें इगोस्टिक ट्रेन रुकने के बाद स्टारडस्ट को जेंटली टच करता है और वरी शो करता है। फोटो वायरल हो गया था और सबने एनालाइज किया कि एक विलेन ऐसा सिर्फ अपनी लवर के साथ ही बिहेव करेगा। दूसरी तरफ स्टारडस्ट अपने घर में न्यूज देखकर गुस्से और शर्म से अपना ग्लास क्रश कर देती है और चीखकर बोलती है कि यह सब बकवास है, और इस तरह यह दिन एंड होता है।
मीडिया ने ये रूमर्स कभी बंद नहीं किए और पूरे वीक लगातार न्यूज उसी पर चलती रही। कुछ रिपोर्टर्स ने तो क्लेम भी किया कि उनके पास इसका प्रूफ भी है। एक रिपोर्टर ने बताया कि उसने एविडेंस कलेक्ट किए हैं। उन्होंने वो गिफ्ट दिखाया जो ईगो स्टिक ने खास स्टारडस्ट के लिए बनाया था, जिसमें उसने उसका नाम खुद के ब्लड से लिखा था। और लास्ट ट्रेन वाला इवेंट में तो सबने ऑन कैमरा देखा था कि ईगोस्टिक ने स्टारडस्ट को जेंटल तरीके से टच करते हुए कहा था कि तुमने बहुत शानदार काम किया है और ये जीत तुम्हारी है। रिपोर्टर ने एक्साइटमेंट से बोला कि ये तो ट्रू लव है और इस जेस्चर में प्योर रोमांस छुपा है। उसने हाईलाइट किया कि ईगोस्टिक ने कैसे उसके आईज को जेंटली बंद किया और स्टारडस्ट उसके बाद पीसफुली सो गई। ये मीडिया के लिए सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन ये सारी न्यूज खुद हारू अपनी यूनिवर्सिटी के एक खाली क्लास में देख रही थी। जैसे ही रिपोर्टर प्रूफ्स बोलता रहा, स्टारडस्ट ने वीडियो को तुरंत बंद कर दिया क्योंकि उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोचा, सच में क्या लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं एक पागल विलन जैसे ईगोस्टिक के साथ सीक्रेटली रिलेशनशिप में हूं? ये तो इम्पॉसिबल है। फिर भी जैसे ही उसने ईगोस्टिक की फोटो देखी जिसमें वो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था, उसके दिल में उलझे हुए जज्बात उठे। एक तरफ उसे गुस्सा और डिस्गस्ट फील हो रहा था क्योंकि वो विलन है, लेकिन दूसरी तरफ एक सॉफ्ट वार्म फील भी आ रही थी जो उसके लिए कंफ्यूजिंग था। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसे सिरदर्द तक होने लगा। लकीली वो अकेली थी उस रूम में। तभी उसकी दोस्त चयुन अंदर आई। चयुन ने उससे पूछा, क्या तुम स्ट्रेस्ड हो क्लासेस की वजह से? अगर ऐसा है तो मेरे पास परफेक्ट आइडिया है स्ट्रेस दूर करने का। उसने एक आइसक्रीम फेस्टिवल का एडवर्टाइजमेंट दिखाया और कहा, चलो चिंता छोड़ दो, मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। स्टारडस्ट ने उसके साथ जाना एक्सेप्ट कर लिया। उधर दूसरी साइड ईगो बेस के अंदर हन सेओ बेकाबू गुस्से में थी। उसने लाउडली डिमांड किया कि उसे सबके साथ बाहर जाना है क्योंकि लास्ट दिनों में विलन टीम पर बहुत काम था। उन्होंने 2 बार सिटी पर बड़ा अटैक किया और अब उसे अर्जेंटली ब्रेक और मस्ती चाहिए। डैन उसके पास आया और बोला कि ठीक है, सब चलते हैं। यह सुनकर हान सेओ शॉक्ड हो गई और तुरंत खुश होकर उछलने लगी और चीयर किया। सुबिन भी रिलीफ में थी क्योंकि अब हान सेओ का रोना खत्म हो गया था। डैन ने माइंड में सोचा कि अब वो लोग आइसक्रीम फेस्टिवल जाने वाले हैं जो ओरिजिनल कॉमिक स्टोरी लाइन में कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए उसे वरी थी कि कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। इधर हारू की दोस्त चयुन भी वहीं एडवर्टाइजमेंट पकड़कर एक्साइटेड थी कि आइसक्रीम फेस्टिवल में जाना कितना फन होगा। कुछ घंटे बाद सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल पर जहां ह्यूज क्राउड था। डैन को शॉक लगा क्योंकि वो इतने लोगों की प्रेजेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके पीछे से हान सियो आई और उसने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम हमेशा ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हो? डैन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, क्योंकि ब्लैक एक आदमी का कलर होता है। यह सुनकर हान सेओ जोर से हंसने लगी और अपना आइसक्रीम एंजॉय किया। उसी पल डैन ने नोटिस किया कि उसकी स्माइल कितनी ब्राइट है और उससे खुशी हुई कि वो उस पर ट्रस्ट करती है और फ्रीली एंजॉय कर रही है। सोचा कि शायद आज का दिन फेस्टिवल में जेन्युइनली हैप्पी होगा। हान सेओ एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक भाग रही थी और हर नए फ्लेवर को एंजॉय कर रही थी जैसे एक बच्ची हो। ये देख सुबिन भी सॉफ्टली स्माइल करती रही। सुबिन ने एक चेहरा छुपाने वाला फिल्टर लगा रखा था क्योंकि बैंक अटैक वाली लाइव स्ट्रीम में उसका चेहरा रिवील हो चुका था। फिर डैन ने भी अलग फ्लेवर्स टेस्ट करने स्टार्ट किए और उसे एक आइसक्रीम फ्लेवर इतना पसंद आया कि उसने सुबिन को भी जरूर टेस्ट करने को बोला। उसने अपनी स्पून में थोड़ा उठाया और डायरेक्टली सुबिन के माउथ के सामने होल्ड कर दिया। सुबिन एकदम रेड हो गई और नर्वस थी। तब हान सेओ ने कैजुअली बोला, इतनी देर क्यों लगा रही हो, जल्दी टेस्ट करो। सुबिन नर्वस थी और सोच रही थी कि अगर उसने स्पून को टच किया तो इनडायरेक्टली वो डैन को किस करेगी, लेकिन लास्ट में उसने स्पून से आइसक्रीम ट्राई किया और एम्बैरेसमेंट भूलकर सिर्फ खुशी महसूस की। कितना टेस्टी था। उधर हान सेओ कंटिन्यूअस खाती जा रही थी और जैसे ही अपना आइसक्रीम फिनिश किया वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टॉल भाग गई। ये स्टॉल मैंगो फ्लेवर वाला था और वहीं उसकी आंख लिटरली शाइन करने लगी। उसने वेंडर से जल्दी से एक कोन मांग ली। डैन और सुबिन भी कैजुअली उसके पीछे आए। वेंडर ने उन्हें देखा और बोला, कितनी प्यारी फैमिली है तुम्हारी और कितनी क्यूट और एनर्जेटिक बेटी है। ये सुनकर डैन ने थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल दी। सुबिन एम्बैरेस्ड हो गई, लेकिन हान सेओ ने तुरंत मस्ती में बोला, शायद वेंडर तुम्हें बड़े इंसान की तरह देख रहा है, इसलिए हमें फैमिली समझ रहा है। डैन ने टीज करते हुए जवाब दिया, नहीं, शायद तुम्हारी शॉर्ट हाइट की वजह से तुम एक छोटी बच्ची लग रही हो। यह सुनकर हान सेओ गुस्सा हो गई। वेंडर मीनवाइल उन्हें एक बड़ा कॉम्बो पैक दिया
जिसमें एक कोन और 2 कप्स मैंगो फ्लेवर के थे। डैन ने थैंकफुल होकर कहा कि गुड आइडिया है। हान सेओ ने प्राउडली बोला, ऑफ कोर्स, मैं मैंगो आर्मी की लीडर हूं और मैंगो आइसक्रीम तो लेना ही था। लेकिन जैसे ही उसने मैंगो आर्मी कहा, वेंडर ने एक अजीब हंसी के साथ अपनी बैग दिखाई जिसमें इगोस्टिक का फेस और मैंगो ड्रॉज बने थे। वेंडर ने बोला, क्या आपको ये पसंद है? क्योंकि मैं भी मैंगो आर्मी का फैन हूं और ये सब मैंगो स्टिक के लिए है। इगोस्टिक शॉक हो गया कि कोई उसके विलन फेस का यूज ऐसे कर रहा है। आगे तीनों ने मजे किए और फेस्टिवल के अलग अलग स्टॉल्स ट्राई किए। बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई। आगे चलकर इगोस्टिक ने एक डार्ट गेम स्टॉल देखा और बोला, हंसेओ, पहले मैं डार्ट फेंकने में मास्टर था, पता है ना? चल मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरे अमेजिंग स्किल्स। तभी हानसेओ ने सस्पिशियसली उससे पूछा कि क्या वो डार्ट गेम में जीतने के लिए सीक्रेटली टेलीकिनेसिस यूज करने का प्लान बना रहा है। डैन ने सोचा कि यह बात सच भी है, लेकिन डायरेक्टली एक्सेप्ट करने की जगह वो प्रिटेंड करने लगा कि वो एक्सपर्ट है। आगे वो उस स्टॉल पर गए। गेम के रूल्स एक्सप्लेन हुए कि अगर प्लेयर 10 डार्ट से 10 बैलून फोड़ देता है तो उसे रिवॉर्ड में एक टॉवर आइसक्रीम मिलेगा जिसमें 10 स्कूप्स होंगे। हानसियो ने बोला कि उसे आइसक्रीम नहीं चाहिए, उसे तो सेकंड प्लेस का प्राइज ज्यादा पसंद है, वो टेडी बेयर। इस पर डैन ने एक डार्ट उठाकर स्टॉल वाली लड़की से कंफर्म किया कि अगर वो 10 डार्ट्स से 10 बलून्स फोड़ दे तो क्या आइसक्रीम की जगह टेडी ले सकता है। वेंडर ने कंफर्म किया, हाँ। ये सुनकर डैन ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगा और प्राउडली बोला कि अब वो अपना कूल साइड दिखाएगा। ध्यान से देखना। वो पोजीशन लेकर डार्ट्स थ्रो करने ही वाला था कि उसके साइड एक अननोन लड़की आई और उस वेंडर से पूछा कि प्ले करने का प्राइस क्या है। डैन को वो लड़की फेमिलियर लगी। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद उसने शौक में महसूस किया कि वो कोई और नहीं बल्कि चयुन थी, स्टारडस्ट की दोस्त। और तभी चयुन ने एक चमकती हुई स्माइल के साथ बुलाया, देखो, अगर जीतेंगे तो एक टॉवर आइसक्रीम का मिल रहा है। तभी एक और वॉइस आई जो डैन के लिए बहुत ही फेमिलियर थी। उसने आवाज सुनी तो जैसे वो फ्रीज हो गया। ये देखकर हानसेओ ने उससे पुश किया और कहा, तुम चुप क्यों हो, बस डार्ट थ्रो करो। तब सबने देखा कि अप्रोचिंग लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद हारू, क्लास ए हेरोइन स्टारडस्ट है। ये देखकर डैन, सुबिन और हानसेओ सब घबरा गए। सब स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए। हारू क्लोज आई और जैसे ही उसने टर्न करके डैन की तरफ गहरी नजर से देखा, इगोस्टिक का हार्ट फास्ट धड़कने लगा। उसने सोचा, बस अब मत हो प्लीज, मुझे मत पहचानो। बताया गया कि स्टारडस्ट एक्चुअली अपनी दोस्त चायुन के कहने पर फेस्टिवल आई थी। चायुन ने उसे खींचकर हर आइसक्रीम फ्लेवर खिलाते हुए फेस्टिवल में ले गई। हारू पहले नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे आइसक्रीम खाते खाते खुश होने लगी। इस वजह से चायुन भी खुश थी, क्योंकि हारू दोबारा स्माइल कर रही थी। लेकिन एक मैंगो फ्लेवर स्टॉल पर प्रॉब्लम आई, क्योंकि वेंडर ने मैंगो स्टिक का फोटो पीछे लगा रखा था। यह देखकर हारू का ब्राइट फेस दोबारा स्ट्रेस और गुस्से में बदल गया। जबकि चायुन इगोस्टिक की फैन निकली और उस वेंडर की फालतू बातें सुनकर वो खुश हो गई। फिर दोनों दोस्त और स्टॉल्स पर गए। हारू अब थोड़ी रिलैक्स मोड में आ गई और उसने सोचा, काफी समय बाद मैं ऐसे पीसफुल महसूस कर रही हूं। ये उसके लिए एक रिमाइंडर था कि एक दिन ऑर्डिनरी भी हो सकता है। तभी दोनों आइसक्रीम खाकर डार्ट गेम वाले स्टॉल पर पहुंचे और तभी वो इगोस्टिक की टीम से मिले। ये एग्जैक्ट वही स्टॉल था जहां इगोस्टिक फ्रीज हो चुका था। हारू उन्हें देखकर बस ये सोच रही थी कि स्टॉल पर सिर्फ एक फैमिली खड़ी है, क्योंकि वेंडर ने पहले कहा था कि वो एक फैमिली है। हारू को थोड़ा अजीब लगा कि बच्ची जैसी लड़की, मतलब हानसेओ के बाल सिल्वर हैं, जबकि उसके पेरेंट्स के बाल वैसे नहीं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसने डैन पर दिया, क्योंकि उसे उसका फेस कहीं देखा हुआ लगा। चयुन ने हारू को मोटिवेट किया, कम ऑन, तुम जरूर कर लोगी, डार्ट थ्रो करो। हारू ने कंसंट्रेट करके डार्ट थ्रो किया और बलून फोड़ दिया। चयोन एक्साइटेड हो गई और क्लैप की। डैन सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा था और सोचा, स्टारडस्ट के पावर्स तो फ्लाइंग और स्ट्रेंथ थे, पर कैसे ये छोटी सी डार्ट थ्रो भी इतनी पावरफुल और प्रिसाइज निकली। उसने रियलाइज किया कि स्टारडस्ट की पावर टाइम के साथ और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। उसने सोचा कि फ्यूचर में वो एक अनइमेजिनेबल लेवल की स्ट्रेंथ पालेगी। इसी रीजन से उसकी नींद और भी उड़ गई। फिर भी रियल डर यह था कि स्टारडस्ट के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है जो एबनॉर्मल चीजें डिटेक्ट कराता है। डैन ने सोचा, अगर उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गया और वो उसे पहचान गई कि वो इगोस्टिक ही है सिविल ड्रेस में, तो उसका एंड है। फिर उसका अरेस्ट होगा, उसके साथ हानसेओ और सुबिन भी पकड़ी जाएंगी। उसने इमेजिनेशन में एक डिजास्टरस सीन पिक्चर कर लिया,
लेकिन हारू बस डार्ट गेम में फोकस्ड रही। उसने सभी 10 बलून्स फोड़ दिए। चयुन ने क्लैप किया और खुशी से चिल्लाई, 10 में से 10। उसे एक बड़ा रिवॉर्ड ट्रॉफी मिला, 10 स्कूप आइसक्रीम टॉवर। फिर वेंडर ने नर्वस डैन से पूछा, तुम रेडी हो डार्ट थ्रो करने के लिए? इगोस्टिक ने एक्टिंग करते हुए एक्सक्यूज दिया कि उसने डिस्ट्रैक्शन फेस की थी, क्योंकि साइड वाली लड़की मतलब हारू ने ऑसम परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब उसका टर्न है। उसने प्ले किया और बोला, ध्यान से देखो, अब मैं दिखाऊंगा स्किल्स। हान सियो एक्टिंग में सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ हाँ, अभी थ्रो करो तुम। डैन नर्वस था और सोचा सबसे बेस्ट सेफ मूव ये है कि वो डार्ट्स रैंडमली थ्रो कर दे विदाउट टेलीकिनेसिस, ताकि किसी को शक ना हो और वो जल्दी से निकल जाए। उसने सारे 10 डार्ट्स एक साथ रैंडम फेंक दिए और शॉकिंग रिजल्ट ये था कि लक से वो 10 के 10 बलून्स फोड़ गया। डैन खुद डिसबिलीफ में फ्रीज हो गया और सबसे डेंजरस पॉइंट ये था कि हारू की फ्रेंड चायुन ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया। हारू ने बस उसे ऐसे घूरा जैसे कोई डिटेक्टिव शक से देख रहा हो। डैन सुपर अनकंफर्टेबल और डर गया। वेंडर ने कहा, कॉन्ग्रैट्स, और टेडी बेयर प्राइज लेकर आई। पर जैसे ही वो प्राइज देने वाली थी, पूरी इगोस्टिक की टीम पैनिक में वहां से भागने लगी। प्राइज लेना इंपॉर्टेंट नहीं था, स्टारडस्ट को शक ना हो ये उनका मेन गोल था। वेंडर ने उनकी जगह टेडी हारू को हैंडओवर कर दिया और हारू ने बोला कि वो अगले टाइम उनको दे देगी। हारू की फ्रेंड चायुन एक्साइटेड हो गई और अपनी 10 स्कूप आइसक्रीम टावर ले जा रही थी। पर उस मोमेंट एक एक्सीडेंट हुआ। उसकी 10 स्कूप आइसक्रीम टावर ऊपर के बोर्ड से टकराई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसने टावर आइसक्रीम नीचे गिरा दिया। डैन ने सिचुएशन देखकर टेंस होकर सोचा, अगर मेरे साइड कोई आइसक्रीम बॉल टच हो गया तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और सिचुएशन डेंजरस बन जाएगी। मुझे किसी भी तरह अवॉइड करना होगा। डैन अभी किसी भी हालत में बचने के लिए अपने अंदर एक ऐसी स्किल रिलीज करता है जो उसने खुद भी पहले नहीं जानी थी, एक तरह की वेलोसिटी एबिलिटी। उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके सारे आइसक्रीम बॉल्स को डॉज कर लिया ताकि कोई भी उस पर न गिरे और वो स्टारडस्ट और उसकी दोस्त चयुन के साथ कांटेक्ट में ना आए। ये काम उसने सच में कर दिखाया और एंड में जमीन पर गिर पड़ा। इस सीन ने हान सियो, सुबिन और चायुन तीनों को चिंता में डाल दिया और वो तुरंत उसके पास दौड़े। चायुन ने माफी मांगते हुए डैन से उसका फोन नंबर मांगा ताकि कम से कम वो उसके गंदे हुए क्लोथ्स को लॉन्ड्री में साफ करवा सके। लेकिन डैन यही तो नहीं चाहता था कि वो इन लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आए। इसलिए तुरंत उठकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि चिंता मत करो, मैंने बस थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, गलती मेरी ही है। और तुरंत उसने हांसियो और सुबिन से कहा कि जल्दी से किसी और जगह निकलते हैं। लेकिन हांसियो और सुबिन इस वक्त स्टारडस्ट और उसकी दोस्त पर नाराज थीं कि उन्होंने डैन को गिरने पर मजबूर कर दिया। वो एस्केप प्लान ही भूल गईं। इगोस्टिक के मन में इरिटेशन आया और उसने सोचा, अगर ये ऐसे चलता रहा तो हम तीनों मर जाएंगे। उस वक्त उसने उन्हें फिर से चलने को कहा। तभी अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। पूरा माहौल लाल रोशनी और गर्मी से भर गया। लोग फेस्टिवल के बीच डर से भागने लगे। स्मोक और ब्लास्ट के अंदर से एक बड़ी भयानक फिगर नजर आई। एक ए क्लास विलेन, क्रोकोडाइल मैन। उसका पूरा शरीर स्केल्स और खून जैसे भरे पैटर्न से ढका था। वो जोर से चिल्ला रहा था और सीधे स्टारडस्ट को ललकार रहा था कि बाहर निकलो। डैन ने तुरंत जल्दी से हांसियो और सुबिन को पकड़कर भीड़ से दूर ले गया। लेकिन उसके मन में कंफ्यूजन भी थी, क्योंकि कॉमिक की ओरिजिनल कहानी के हिसाब से क्रोकोडाइल मैन अभी अपीयर ही नहीं होना चाहिए था। उधर स्टारडस्ट ने भी अपनी दोस्त चायुन को पकड़कर क्राउड से दूर खींचा। उसका चेहरा पूरी तरह डिटर्मिनेशन से भरा था। डैन ने अपने माइंड में कैलकुलेशन की, अगर हारू अभी एसोसिएशन जाकर अपना परसेप्शन फिल्टर लेती है और फिर लौटेगी तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक कई लोग मर जाएंगे और मैं उसे जानता हूं, स्टारडस्ट लोगों को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इगोस्टिक को याद आया कि ओरिजिनल कॉमिक में भी ऐसा हुआ था। जब एक लड़ाई में स्टारडस्ट बिना फिल्टर लड़ी, लोग उसे पहचान गए और उसकी जिंदगी दुख और तकलीफों से भर गई। यही टाइमलाइन वो अवॉइड करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा, किसी भी हालत में मैं नहीं चाहूंगा कि स्टारडस्ट यहां अपनी आइडेंटिटी रिवील करे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना सोचकर इगोस्टिक ने एक जोरदार चिल्लाहट के साथ अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी एक्टिवेट की और हान सेओ और सुबिन को इमेंस एफर्ट से ईगो बेस पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उसने तुरंत नॉर्मल कपड़े उतारकर विलन कॉस्ट्यूम इगोस्टिक पहन लिया और बोला कि वो वापस फेस्टिवल जाएगा। हान सेओ ने डर और चिंता से पूछा, क्या करने जा रहे हो? डैन ने काल्मली रिप्लाई दिया, मैं जाकर इस परेशानी को खत्म करूंगा। तुम बस यहां से ट्रांसमिशन कंट्रोल करना और मुझे सपोर्ट देना। हान सेओ की आंखों में साफ चिंता दिख रही थी।
फेस्टिवल में क्रोकोडाइल मैन गुस्से से दहाड़ते हुए फिर स्टारडस्ट का नाम पुकार रहा था। उसी वक्त लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी। ये ईगोस्टिक की थी। उसने ऑडियंस से अनाउंस किया, अब असली विलन आया है, शहर का सबसे डरावना विलन। ईगोस्टिक ने पूरे ड्रामेटिक स्टेज एंट्री में क्रोकोडाइल मैन को कहा, तू बेवकूफ है जो मेरे टेरिटरी में आया है, अब इसकी कीमत चुकाएगा। पूरा सीन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। लोग कमेंट्स में पागल हो रहे थे। उन्होंने लिखा, मैंगो स्टिक वापस आ गया। कुछ ने बोला, ये एंट्री तो विलन की नहीं हीरो की है। ईगोस्टिक ने एक क्रीपी स्माइल के साथ क्रोकोडाइल को कहा, तूने यहां अगर गलती की, अब मैं खुद तुझे मारूंगा।